हाय। सो क्लास नाइन्थ हिस्ट्री बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो दो चीज़ें हैं ना, इन्होंने हमें मॉडर्न डे वर्ल्ड को शेप किया है। फॉर एग्जांपल आप कोल्ड वॉर के बाद देखिए, एक सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हो गई और एक कैपिटलिस्टिक कंट्री हो गई। देन रशियन रिवॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स आए, इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सो लेट अस रीड अबाउट द एज ऑफ सोशल चेंज। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू हैव रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी वो इक्वालिटी पे बेस्ड थी, इक्वालिटी पे उसने एम्पेसाइज किया था। फिर जो नेपोलियन बोनापार्टे आया, उसने क्या किया, उसने इन कॉन्सेप्ट्स को नेबरिंग स्टेट्स में स्प्रेड करने का ट्राई किया। ऑल्दो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू में हार गया, बट आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि एक बार आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं, देन वो स्प्रेड अपने आप होने लग जाते हैं। सो ये जो इक्वालिटी का आइडिया था, ये फिर पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लग गया। French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। तो अभी तक सोसाइटी जैसे डिवाइडेड थी, प्रिविलेज्ड, नॉन प्रिविलेज्ड और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी, और दूसरा सेक्शन था जो स्ट्रगल कर रहा था। अब वो चेंज होने लग गया, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था चेंज होने लग गया, मोनार्की जो थी उसको चैलेंज होने लग गया। एज यू हैव रेड अबाउट, द 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power। तो ये दो मेन चीज़ें थी, एक तो ये एरिस्टोक्रेसी थी और ये दूसरा चर्च रिलीजन। ये सारी इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करती थी सोसाइटी की। Suddenly, after the revolution of France, it seemed possible to change this। Many parts of the world including यूरोप एंड एशिया नए आइडियाज़ आने लग गए, इंडिविजुअल राइट्स की बातें होने लग गई, एंड कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस। तो लोग ये बोलने लग गए कि सोसाइटी जो होती है, पीपल जो होते हैं, उनके पास ट्रू पावर होना चाहिए। जैसे फ्रांस में जो थर्ड एस्टेट था, उनका नंबर ज़्यादा था बट उनको एक ही वोट मिला था, तो इन्होंने कहा जो पीपल होते हैं उन पे वोट होना चाहिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड देन पीपल एंड द पावर ऑफ पीपल, इस पे एम्फेसाइज हो रहा है। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो, ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहे, talked of the significance of French Revolution, and many others debated the idea of post-revolutionary Europe। फिर डेवलपमेंट हुआ कॉलोनीज में, इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। नॉट एवरीवन यूरोप, हर कोई यूरोप में हावेवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, चेंज हमेशा लोग पसंद कई बार नहीं करते हैं। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी था, उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। रेस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी, बट वो चाहते थे कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो, एकदम रेडिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सोसाइटी का रेडिकल चेंज होना चाहिए। तो ये जो ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे वो बन गए कंजर्वेटिव्स या फिर लिबरल्स, और ये जो रेडिकल्स थे ये रेडिकल्स हो गए। What did these terms really mean in the context of the time? What separated these trends of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing। ये same thing नहीं होता है in all context और all times। जो ये इवन ये जो words भी है ना, इनका मीनिंग समय के साथ बदलता रहता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यूएस देखें, यूएस क्या है, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है। यूएस की जैसे दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन काफ़ी कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, बट अब कोविड-19 का थ्रेट आया है तो रिपब्लिकन जो कि कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, ये काफ़ी सोशलिस्ट मेजर अभी कर रहे हैं। तो ये लाइन जो है ना, ये डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ रेडिकल नहीं है कि ये लिबरल है तो हमेशा लिबरल रहेंगे। तो जो लाइन है वो डाइल्यूट होती जाती है, डिफरेंसेस डाइल्यूट होते जाते हैं कॉन्टेक्स्ट और टाइम के हिसाब से। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society,
Though the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. तो ये जो socialism का concepts यहाँ पे आए, ये एक बहुत बड़ा important player होने वाला है in the this 20th century में. Now let us talk about liberal, radical और conservatives. See, one of the group which looked to change society were the liberals. Liberals change करना चाहते थे. Liberals जो होते हैं ये wanted a nation which tolerated all religion. तो we should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. जैसे कि जो ब्रिटेन था वो फेवर करता था चर्च को, ऑस्ट्रिया स्पेन जो फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को. तो रिलीजन के बेस में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. लिबरल्स इसका अपोज करते थे एंड द कंट्रोल्ड पावर ऑफ दिस डायनेस्टिक रूलर. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड, ये सेफ गार्ड करना चाहते थे द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. इंडिविजुअल्स जो होती है आम जनता, उसके जो राइट्स हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड इट. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट टू लॉ है, इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी. मीन्स एक गवर्नमेंट बनेगी जिसको इलेक्ट करेंगे पीपल और ये गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉज चलेगी. लॉज को जो इंटरप्रिटेशन होगा वो करेगी जुडिशरी. सो सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल. और ये सारे अपने आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो ये कुछ पार्ट तो चाहते थे बट दे डू नॉट वांट दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट, जैसे फ्रांस में भी हमने देखा था हर किसी को उन्होंने राइट टू वोट नहीं दिया था. इवन जो विमेन है उनको 1946 में आके वोट का राइट मिला. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर विमेन. तो दे वॉन्टेड सम सेलेक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. नाउ इनके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब इसके विपरीत, जो रेडिकल्स होते थे वो वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. रेडिकल बोलते थे कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है गवर्नमेंट उसी पे बेस्ड होनी चाहिए. मैनी सपोर्टेड विमेंस सफरेगेट. मींस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है ना, तो ये वो सफरेज है कि सफरेज जो विमेन का राइट है उसको भी मिले वोट करने के लिए. अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्रीज honor. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of few. So this is what it is written कि ये जो definition है ये definition keep on changing. ये जो definition है liberals, democrats, leftist, rightist ये समय के साथ बदलती रहती है. Now conservatives जो थे वो अपोज थे रेडिकल के और लिबरल के. फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज. तो कंजर्वेटिव्स को भी लगा अब हमें चेंज होना चाहिए. अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. तो जैसे हम बोलते हैं ना कंजर्वेटिव है ये काफ़ी, मतलब ट्रेडिशनल टाइप का है, जो चला आ रहा है वैसे ही चलने दो, उसको कुछ चेंजेस नहीं चाहिए. दे डू नॉट लाइक चेंजेस. बट अब कंजर्वेटिव्स भी आइडिया ऑफ चेंज को मानने लग गए. बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सम चेंजेस वॉज इनएविटेबल, अपरिहार्य है, मतलब ये तो होके ही रहेगा. बट बिलीव दैट past had to be respected and change had to brought about through a slow process. मतलब अगेन मिडिल पाथ ये सोच रहे थे कि जो पास्ट है उसको भी ड्यू रिकॉग्निशन दो और ग्रेजुअली आप नए चेंजेस लेके आओ. सो दीज वर कंजर्वेटिव्स. नाउ such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो इस तरीके से एक शेप लेना चालू हो गया पॉलिटिकल टेंडेंसीज का. तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे ये लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स इनकी फिलॉसफी कैसे शेप ले रही है. अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. सी पॉलिटिकल जो ट्रेंड था दैट वाज साइन ऑफ अ न्यू टाइम. समय बदल रहा था. इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. रैपिड चेंज हो रहे थे सोसाइटी में और इकोनॉमी में. इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवे एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड. तो ये वो समय था. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज में लेके आई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सबको.
वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी ना, बेसिकली इसमें हमने क्या किया, जो पहले मशीन्स हमने यूज़ करने लग गए, एक सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हमने फॉलो करना चालू कर दिया। अलग अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हमने एक सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल लेबर एंड वर्कर्स वेजेस इसके हिसाब से प्रोडक्शन मैनी टाइम इंक्रीज़ कर दिया। बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हुए तो नुकसान भी हुए। वर्क आवर्स जो थे वो बहुत लंबे थे, और वेजेस मतलब जो उनको सैलरी मिलती थी वो काफ़ी पुअर थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए अगर उसकी डिमांड नहीं है तो इधर फिर वेजेस भी आपके कम हो जाते थे, कट हो जाते थे। इनके रहने की जगह, सैनिटेशन, ये सब प्रॉब्लम थी टाउन्स में, वर ग्रोइंग रैपिडली। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आए और इन दोनों ने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। तो हमने नया वर्ड देखा, दिस सफरगेट मूवमेंट, मूवमेंट टू गिव विमेन द राइट टू वोट। तो ये कुछ इस तरीके से लंदन का पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी बाय अ कंटेम्प्रेरी, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, ये ऐसी कुछ सोसाइटी थी वहाँ पे। अब ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज थी प्राइवेटाइज थी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल थी। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर एंड एम्प्लॉयर, ये उधर प्रॉपर्टी ऑनर मतलब बॉस बन के बैठे थे ये। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, सो दे वर वेल्दी एज वेल। दे फेल्ट, उनको लगा सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। कहते हैं ना, अगर आपकी टीम अच्छी है, वर्क फोर्स अच्छी है, तो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन ऑल्दो दे वर थिंकिंग ऑफ देयर ओन बेनिफिट, बट उन्होंने सोचा जो वर्क फोर्स है इसको भी हम ट्रेन और हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, लेबर और एंटरप्राइजेस। तो मतलब ये इंडिविजुअल जो मेरिट्स होते हैं, वर्क होता है, एफर्ट्स होता है, उस पर इन्होंने एम्फेसाइज देना चालू कर दिया, इंस्टेड ऑफ व्हाट कि जन्म सिद्ध जो अधिकार होते हैं उस पर अब आपके कर्म सिद्ध अधिकार होने लगेंगे। So if freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. So कई working men और women who wanted change in the world rallied around liberal, वो इनके support देना चालू कर दिया, और radical groups को और parties को in the early 19th century। अब क्या हुआ, कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, दे वांटेड दिस रिवॉल्यूशन, सो टू पुट एन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815, नेपोलियन टाइम। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, तो ये बन गए, क्या बन गए, ये रिवॉल्यूशनरीज बन गए। रिवॉल्यूशनरीज बेसिकली क्या चाहते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब हम चेंज लाना चाहते हैं, जो प्रेजेंट है वो हमें पसंद नहीं है, हमको कुछ नया लाना है, सो दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal right। तो ये नेशन का भी अभी इनका कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, नेशन एंड नेशनहुड का, जहाँ पे सबके बराबर अधिकार हों। 1815 में जिसोपी मजीनी, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट था, कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। ये इटली के यूनिफिकेशन जब हम देखेंगे ना तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग, तो इंडिया में भी नेशनलिस्ट टेंडेंसी राइज होने लग गई। सी, तो ये पूरा एक ना वर्ड जो होता है ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, एक इवेंट होती है, उससे दूसरी इवेंट होती है, और फिर ये कैस्केडिंग होने लग जाती है। तो यूरोप में जो हो रहा था उसने इंडिया में भी इम्पैक्ट डालना चालू कर दिया था। अब आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। सोशलिज्म में सोसाइटी को कैसे बनाया जाए। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। मिड 19th सेंचुरी मतलब दिस इज अराउंड 1850s। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल्स ऑफ द टाइम। इनको लगता था अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रही है, गवर्नमेंट ने किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, तो ये ही सब जड़ है सारे सोशल इविल्स की। क्यों?
क्योंकि इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न विद ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। मतलब ये आपकी कंपनी है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बट इन वर्कर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो कंपनी का ऑनर है केवल उसी का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, इनका कोई भी वेलफेयर नहीं हो रहा है, इनको काफ़ी पुअर वेजेस मिल रही है, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट दे अपोज्ड। उनको लगा ये तो गलत हो रहा है, तो क्यों ना ये जो कंपनी है ये ऑनर के पास रहने के बजाय ये वर्कर्स के पास आ जाए। यही पूरा कॉन्सेप्ट है दिस सोशलिज्म का, कि ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का रूल है ये ही सब रूट ऑफ ऑल इविल है और इसको हमें स्टॉप करना है। सो दिस इज व्हाट दे थॉट। Individual owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive, मतलब worker. So अगर society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest, और socialist wanted this change and campaign for it. तो इन्होंने कहा individual property जो होती है उसको अब society की property में convert करने का समय आ गया है। How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? ये सवाल अब आगे आते हैं। सोशलिस्ट जो थे इनका अलग अलग विज़न था फ्यूचर का। तो सोशलिस्ट आप आगे देखोगे इसके इतने वर्जन्स हो गए ना कि सोशलिज्म क्या है यही समझ में नहीं आता है। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, जैसे रॉबर्ट ओवन थे, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोग हैं इन्होंने कोऑपरेटिव बनाया और ये कलेक्टिव ओन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को। न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale, only through individual initiative. तो उन्होंने डिमांड किया जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव को। फ्रांस में कैसे थे, जैसे लुई ब्लैंक था, wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. तो capitalist मतलब individual को बंद करो और cooperative लेके आओ। These cooperative were to be association of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by member. So this is how it began. Now कार्ल मार्क्स आए 1883 में, फ्रेडरिक एंगल आए 1895 में। इन्होंने ऐड किया अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। मार्क्स ने आर्ग्यू किया इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। तो अगेन कैपिटलिस्ट ऑनर है बट जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का वो कौन लेके आ रहा है, वर्कर आ रहा है, बट वर्कर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। सो द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो प्रॉफिट शेयरिंग पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट को वर्कर्स पे कैसे पहुंचाया जाए। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अगेन कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल, ये अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के। मार्क्स जो थे उन्होंने भरोसा दिया, उनको बिलीव था कि फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जहां सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड है। वाई? बिकॉज अगर इंडिविजुअल कंट्रोल होगा, इंडिविजुअल ओन होगा तो वो रूट ऑफ ऑल इविल्स है। सो हम इंडिविजुअली कंट्रोल के बजाय उसको हम सोसाइटी से कंट्रोल करा देते हैं, तो ये इविल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये इनका थॉट प्रोसेस था। सो दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, जैसे चाइना होती है ना, कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात आ गई। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिज्म, ये जीतेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के कैपिटलिस्ट के। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो ये दो डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सब बात जो आती है वो इस प्रॉपर्टी की आती है। कैपिटलिस्ट सोचते हैं इंडिविजुअल होना चाहिए, सोशलिस्ट सोचते हैं कि ये कलेक्टिव होना चाहिए। नाउ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म आता है। 1870 आते आते सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. तो सी ये फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्री कल्चर चालू हुआ, बहुत सारे वर्कर्स आ गए, इनको काफ़ी लिविंग कंडीशन डिफ़िकल्ट थी, इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वेजेस इनकी बहुत पुअर थी, हेल्थ इनकी डिटीरियोरेट हो रही थी, लाइफ इनकी डोमेस्टिक पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही थी। तो ये चाहते थे इनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशन बेटर की जाए। They set up funds to help members in time of distress and demanded a reduction of working hours.
राइट टू वोट, मतलब काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं होते थे, जैसे अभी फिक्स होते हैं ना, इनको बहुत 15 आवर्स 16 आवर्स अ डे काम करना पड़ रहा है, इनको वोट का अधिकार नहीं है, तो दे वांटेड ऑल दीज थिंग्स. Germany, these association worked closely with this social democratic party और helped it win the parliament seats. अब हम आ गए 1905 में. सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, ये लेबर पार्टी अभी भी काफ़ी पॉपुलर है यूके में. एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, बट आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन. उनके आइडियाज़ अब मानना पड़ रहा था बिकॉज ये आइडिया काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे थे. गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय दिस कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. सो ये एक यहाँ पे एक्टिविटी है. पुअर लेबरर वर्किंग इन द फील्ड्स, मीडियम लेवल लैंड ओनर और हाउस ओनर. ओके, देन दिस इज़ द पेंटिंग है पेरिस कम्यून 1871 का. लंदन न्यूज़, सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस मार्च इन 1871 का. टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वॉज टेकन पीपल्स गवर्नमेंट. देन workers, ordinary people, professional, political activists, uprising emerged against the backdrop of growing discontent against the policies of the French state. Paris Commune ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists. The word prelude to a socialist revolution. तो slowly ये इस तरीके से socialist revolution start हो गई. Paris Commune था popularly remembered for two important legacy. पहला, for its association with द वर्कर्स रेड फ्लैग. तो अभी भी आप देखना लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो रेड फ्लैग जो होता है सोशलिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है उसका, यहाँ पे रूट्स हैं. दैट वाज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय दिस कॉम रिवॉल्यूशनरीज. और दूसरा था ये मर्जाइल, इसमें ओरिजिनली रिटन एज अ वॉर सॉन्ग 1792 में, सिंबल ऑफ कम्यून एंड द स्ट्रगल फॉर लिबर्टी. तो ये जो इतने भी आइडियाज़ हम सोशलिज्म के देख रहे हैं ना, वो हिस्ट्री में इनके रूट्स हैं, स्पेशली दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो वी रेड अबाउट दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये कम्यून है, इसने फ्लैग दिया और ये एक सॉन्ग का कल्चर दिया. देन ये सपोर्ट फॉर सोशलिज्म आया. देन रॉबर्ट ओवन, न्यू हार्मनी, कोऑपरेटिव की बात हुई, चैलेंजेस आए, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. देन वी रेड अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. सेकेंड पार्ट में अब हम पढ़ेंगे अबाउट this, the Russian Revolution. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.